हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए एक नया चैप्टर जो है शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोशन या गति। तो देखिए, मोशन क्या है या गति क्या है। तो किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन जो है गति कहलाता है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं विराम की स्थिति, एक और टर्म आ सकता है कि विराम क्या है या विराम की स्थिति क्या है। तो विराम की स्थिति क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वो वस्तु विराम की स्थिति में कही जाती है। दूसरा जो टर्म है दूरी, डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। और दूरी जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। यानी कि जो राशि है दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। सदिश राशि वो होता है जिसमें ये दोनों होते हैं, यानी कि दिशा और परिमाण होते हैं। और वहीं अगर अदिश राशि की बात करें तो दिशा और परिमाण दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि दोनों नहीं होते हैं। वैसी राशियों को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो मीटर है, इसको मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। और दूरी की विशेषता है कि ये हमेशा जो है धनात्मक होती है। अगर वहीं हम बात करें, एक टर्म आता है विस्थापन। विस्थापन की विशेषता ये है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और ये एक सदिश राशि है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो ये सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब देखिए, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर उदाहरण स्वरूप लें कि यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर आता है, तो इसका जो दूरी देखा जाए दोनों के बीच के जो पाथ है, तो ये कुछ न कुछ यहाँ पे एक मान लेते हैं कि दूरी तय करता है, तो ये धनात्मक हो गया। अब जाना यहाँ है, लेकिन अब यहाँ से जाकर फिर मतलब इधर आ गया। यानी कि अगर ये कहें कि ये दो पॉइंट है, अगर किसी वस्तु को यहाँ पर आना है, वो यहाँ से इधर आने के बजाय इधर घूम जाता है, तो ये ऋणात्मक में हो गया। और अगर कोई वस्तु जो ऐसे घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाएगा। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पहुँच गया, यानी कि वो किसी भी प्रकार की दूरी को तय नहीं किया। यानी कि इसका अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट दोनों जो है सेम है, इसलिए ये जीरो यानी कि शून्य दूरी तय किया है, यानी कि इसका विस्थापन शून्य है। एक अगला टर्म है चाल। देखिए, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है और चाल हमेशा जो है धनात्मक होता है। चाल जो है एक अदिश राशि है और इसको मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड। और चाल की अगर बात करें, स्पीड बराबर तो दूरी और बटा में समय। यहीं से देखिए, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, तो दूरी बटा समय जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। वेग की अगर हम बात करें, वेलोसिटी की, तो इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, दिशा एक टर्म में जुड़ गया कि निश्चित दिशा में, यानी कि ये जो वेग है वो सदिश राशि हो गया, ठीक है। तो इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, यानी कि वेग कहेंगे। और वेग जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और बटा में टाइम है।
और इसका मात्रक भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि इसका मात्रक मीटर है, तो यहाँ मीटर और टाइम का प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये देखिए चीज़ों को समझना है, आपको लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना है, समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है तो वो है त्वरण या एक्सेलरेशन। अब देखिए वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और त्वरण जो है ये भी देखा जाए तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और ये सदिश राशि है। देखिए वेग अब आ गया, तो वेग यहाँ पर देखे हैं कि ये सदिश राशि है, तो इसी में जब परिवर्तन होगा तब ये त्वरण बनता है। तो जब एक सदिश राशि से ही बना है तो ये भी मान के चलिए कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, और ये सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए इक्वल टू v/t, यानी कि इसका देखिए मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है और इसका टाइम नीचे आ जाएगा सेकेंड। अब इसका फिर मात्रक अगर देखा जाए तो वही मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। और देखिए जब ये पॉजिटिव होता है, जब त्वरण पॉजिटिव होगा तब इसको हम लोग त्वरण कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब ये धनात्मक होगा तब इसको त्वरण कहा जाएगा, एक्सेलरेशन कहा जाएगा। और जब यह निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा तब इसको हम लोग डिसेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहते हैं। यानी कि इसको हिंदी में एक टर्म आता है मंदन, इसको मंदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये है जब ऋणात्मक त्वरण होगा तब। एक टर्म आता है कोणीय वेग, सर्कुलर मोशन। अब देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। और यदि वह एक समान चाल से गति करते हैं तब उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति जो है त्वरित होती है। ऐसा क्यों है कि एक समान जो वृत्तीय गति है वो त्वरित होती है, इसका कारण है कि देखिए प्रत्येक पॉइंट पर इसका जो गति है ना, दिशा जो है बदलते रहता है, ठीक है। हर पॉइंट पर इसकी जो दिशा है बदलते रहती है, तो यही कारण है कि इसकी गति भी त्वरित होती रहती है। अगला टर्म है, देखते हैं, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। तो देखिए प्रक्षेप्य गति क्या है, तो जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है, यानी इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो पिंड की यही गति प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बचपन में ये कई पत्थर फेंकते होंगे, इस तरह का जो ये पाथ गमन करता है ऐसे, यही जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर देखा जाए तो एक टर्म आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। यानी कि वस्तु को यहाँ से जब फेंका जाता है तो जितने समय में ये नीचे गिरता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी फेंकने और नीचे गिरने के बीच के जो समय
होता है उसी को उड्डयन काल कहा जाता है या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। अगर फार्मूला के बारे में देखें तो टी अगर मान लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो 2u sin थीटा अगर हम लोग स्मॉल जी से डिवाइड कर देते हैं तो यही जो है टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, न्यूटन का गति नियम। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि न्यूटन के द्वारा एक प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी गई, जो प्रिंसिपिया नाम की एक पुस्तक लिखी गई, और ये पुस्तक जो है 1687 में ये पुस्तक लिखी गई, और इसी में ये न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए, जिसको गति का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, गति का नियम समझने से पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं, जड़त्व। तो जड़त्व है क्या? तो देखिए, जड़त्व एक ऐसी स्थिति है कि जब कोई वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, तो यही जड़त्व है। जड़त्व है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। और यहीं से अगर देखा जाए तो प्रथम नियम जो है शुरू करते हैं कि देखिए, प्रथम नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु, न्यूटन का कहना था कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, और यही कारण है कि इस नियम को, यानी कि न्यूटन के जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, और जड़त्व का जो नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा हम लोगों को यहीं से, यानी कि पहला नियम से मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर नियम की हम बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि, अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो पहला नियम है न्यूटन का, जो फर्स्ट गति का नियम है, उसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चल दी, तो जो बैठा हुआ यात्री होता है अचानक पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये पहले नियम का ही उदाहरण है। जब गोली कांच में छेद करती है गोल, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़ों में टूट जाता है, तो ये भी जो है उसी का उदाहरण हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए दूसरे नियम पर आते हैं। तो दूसरा नियम जो है क्या कहता है कि देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। और जो संवेग परिवर्तन की जो दिशा है, संवेग परिवर्तन की जो दिशा होती है, तो अगर उसकी हम बात करें तो वो किधर होती है संवेग परिवर्तन की दिशा, तो जिस तरफ बल आरोपित होता है, बल जिधर आरोपित होता है तो बल की दिशा उधर ही होती है। संवेग परिवर्तन आरोपित, जो है उसी तरफ, एक मिनट, जो संवेग परिवर्तन होता है तो वो किधर होगा संवेग परिवर्तन, तो जिस तरफ आरोपित बल होगा उसी तरफ संवेग परिवर्तन होता है। यानी कि इसको और भी अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर यूँ कहें, अच्छा एक चीज़ और समझिए कि जो बल का व्यंजन है इसी से प्राप्त होता है, जो F = ma,
जो हम लोगों को फार्मूला मिलता है, यही जो दूसरा नियम है यहीं से मिलता है। ठीक है, तो बल का व्यंजन हमको द्वितीय नियम से मिलता है। अगर मान लिया जाए कि F जो है 0 हो जाए, F इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए कई बार लोग एम को, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको कई लोग 0 कर देते हैं, लेकिन मास कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मास कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। एक टर्म और आता है भार। भार को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भार, और कई बार लोग भार को ही द्रव्यमान बोल देते हैं और द्रव्यमान को ही लोग भार बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भार क्या होता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले जो गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय बल, ध्यान रखना है, गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए W से अगर हम इसको डिनोट करें द्रव्यमान को या वेट को, तो W इक्वल टू mg। m जो है द्रव्यमान हो गया या मास हो गया, और g जो है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है, अब ये छोटा g का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, सॉरी g का जो मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट भी ध्यान रखना है। ये एक तरह से क्या है, त्वरण है या एक्सेलरेशन है। तो अच्छा, अब चलिए भार और द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। भार हो गया और एक तरफ द्रव्यमान हो गया। देखिए भार 0 हो सकता है, अगर जी का मान 0 हो जाएगा तो भार जो है 0 हो जाएगा। और अगर जैसे मास है, द्रव्यमान है, इसको कहीं भी आप लेके चले जाइए, ये हर जगह एक ही होता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है, भार जो है, भार कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये भार जो है दरअसल ये जी के वैल्यू पर निर्भर करेगा कि जी का मान जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने मान में परिवर्तन करते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखिए जैसे जी का मान कैसे परिवर्तन होता है। अगर जी को अगर पृथ्वी के केंद्र पर लेकर जाए तो यहाँ पर जी का मान जो है वो 0 हो जाता है। वहीं अगर पोल पर लेके जाए, ध्रुव पर लेके जाए, तो यहाँ पर जी का मान जो है मैक्सिमम हो जाता है। अगर वहीं हम विषुवत रेखा पर लेके जाएं तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है मिनिमम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर देखा जाए कि पृथ्वी के घूर्णन गति को घटा दिया जाए तो घटाने पर जी विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाता है। और जब, तो यही है, जी का मान जो है बदलते रहता है। तो जैसे जैसे जी का मान में परिवर्तन होगा वैसे वैसे भार में भी परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आइए एक और नियम बचता है न्यूटन के गति के तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या होता है, तो तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना है कि न्यूटन के तीसरा गति नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसका उदाहरण जैसे देखा जा सकता है, बहुत सारा इसका उदाहरण मिल जाएगा कि जब हम लोग नाव चलाते हैं तो जब नाव को एक डंडे से ढकेला जाता है और जो नाव है तब पीछे, मतलब एक जो नाव इधर अगर करके बल इधर लगाएंगे तो नाव इधर जाएगा। इसी तरह जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली इधर आएगी तो झटका जो है इधर लगता है। तो ये बहुत सारे कई उदाहरण हैं जो तृतीय नियम का है। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं
वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और चलिए कुछ और भी टॉपिक्स हैं इसमें, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा और इसका लाभ मिलेगा। हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लें और फिर हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद ही आएगा। और इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।